कुछ रहा नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, देखिए वो दिख जाता है जिस तरीके से उनका पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव, वो असैसिनेशन जो अटेम्प्ट हुआ उसके बाद जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें वो जिस तरह से बोले, जो बातें बोले, वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें वो कहते हैं, उन्होंने केवल ये कहा कि ये तो उनके साथ होता है जो बहुत कुछ काम करते हैं और इस तरह की बातें। जी। तो उसमें भी एक झलक मिलती है कि कहीं ना कहीं कोई ना एक डील करना चाहते हैं। और ईरान पे भी जो लेटेस्ट बयान उनके आए हैं वो यही आए हैं कि हम एक डील की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये बात जो है कि इसमें ट्रम्प सरेंडर कर चुके हैं और अब देखिए कोई ना कोई हल निकल सकता है। जी। एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुआ और मुझे लगा है कि पूरी दुनिया इस डेवलपमेंट को देख रही है। अब्बास अराक्ची, स्क्रीन पे जो चेहरा देख रहे हैं आप, ईरान के विदेश मंत्री का। अब्बास अराक्ची पहले इस्लामाबाद में बातचीत करते हैं आसिम मुनीर के साथ, शहबाज शरीफ के साथ। उसके बाद मॉस्को जाएंगे, पुतिन से मुलाकात होगी और फिर पुतिन की बातचीत चाइना में, बीजिंग में शी जिनपिंग से होनी है। तो इस्लामाबाद से ओमान, ओमान से फिर वापस इस्लामाबाद से फिर मॉस्को और बीजिंग, और इधर इस्लामाबाद और अमेरिका। यानी ये जो दुनिया में तेजी से घटनाक्रम हो रहा है, इससे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव होने जा रहा है। वैसे भी ट्रंप अगले महीने 14 और 15 तारीख को बीजिंग में होंगे, शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात होगी और ये मुलाकात गेम चेंजर हो सकती, कम से कम ईरान और अमेरिका के बीच में जो युद्ध चल रहा है। अब दोस्तों सवाल है कि ट्रंप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं, ट्रंप इतना हड़बड़ाए क्यों है। ये जो हड़बड़ाहट है ये सिर्फ जानलेवा जो हमला उन पर हुआ उसकी वजह से नहीं है। हड़बड़ाहट इसलिए ट्रंप पे जो प्रेशर है वर्ल्ड इकॉनमी का भी है, शेयर मार्केट का भी है, गैस और ऑयल के प्राइस in the world, biggest strength. But it's not only the people, because in the 21st century very interesting thing has happened. People create data. So we have the biggest data pool on the planet. 1.4 billion people means massive amount of data is being generated in India, and data is wealth. Everybody talks about AI, but talking about AI is like talking about the internal combustion engine without talking about petrol. The petrol for AI is data. So let me repeat that. The petrol for AI is data. 3 किलोमीटर प्रति घंटे वाला दावा शायद बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। इसकी असली अहमियत स्पीड रिकॉर्ड में नहीं बल्कि ईरान की सैन्य रणनीति में है। यह अमेरिका और खाड़ी देशों की नौसेनाओं पर ईरान के दबाव को और मजबूत करती है। हैदर 110 IRGC नेवी की एक तेज हमलावर मिसाइल बोट है। इसका हल्का कैटामैरान यानी दोहरे ढांचे वाला डिजाइन है जो उथले और तटीय पानी में तेज रफ्तार और फुर्ती के लिए बनाया गया है। इसका इस्तेमाल तेज हमला, हिट एंड रन ऑपरेशन, झुंड बनाकर हमला और हॉर्मूज जैसे सकरे समुद्री रास्तों में गश्त के लिए किया जा रहा है। दोस्तों याद कीजिएगा पीट हेग्सेथ क्या कह रहे थे। पीट हेग्सेथ ने कहा था कि हमने ईरानी नेवी को तबाह कर दिया है। ईरानी नेवी इस वक्त समुद्र के तल पर दफन है। तो मुझे बताइए ऐसे में यह हैदर 110 कैसे परवान चढ़ रही है। कम रडार सिग्नेचर और तेजी से हमला करके निकल जाने की क्षमता है। ऑपरेशनल रेंज को लेकर ईरानी दावे करीब 650 किलोमीटर तक की बात कर रहे हैं। यानी ये फारस की खाड़ी और हॉर्मूज के इलाकों में बिना बड़े सपोर्ट के तेजी से घूम सकती है। लेकिन ये कोई लंबी दूरी की ब्लू वाटर नेवी बोट नहीं है। यह साफ तौर पर तटीय और चोक पॉइंट वेपन है, हथियार है। और सबसे बड़ी बात, ईरान का जो नेवल ऑपरेशंस रहा है, जो उसकी नेवी की काबिलियत रही है, उसके हिसाब से ये जो बोट है हैदर 110 वो बिल्कुल फिट बैठती है। कैसे? गौर फरमाएं। ईरान की नौसैनिक रणनीति में हैदर 110 बहुत फिट बैठती है। ईरान अमेरिका जैसी बड़ी नौसेना से बराबरी के पारंपरिक युद्ध में उतरना नहीं चाहता। उसकी रणनीति है छोटी,
तेज, सस्ती और बड़ी संख्या में मौजूद ना डील को लेकर अच्छी बातचीत हो रही है, लेकिन यहां तो अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता भारत का नाम लेकर लिख रहे हैं कि यहां से चलने वाला नेटवर्क अमेरिका में ड्रग फैला रहा है। मई के महीने में अमेरिका के विदेश सचिव मार्को रूबियो भारत आने वाले हैं। क्या उससे पहले भारत को ट्रंप के इस पोस्ट पर कड़ा स्टैंड नहीं लेना चाहिए? भारत में अमेरिका के दूतावास ने बस इतना कहा, ट्रंप कह चुके हैं कि भारत एक महान देश है और उसके शीर्ष पर मेरे एक बहुत अच्छे मित्र बैठे हैं, लेकिन भारत को नरक का गड्ढा बताने वाला पोस्ट अभी भी मौजूद है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ पर 4 पन्ने का एक पोस्ट किया है। यह पोस्ट उन्होंने खुद नहीं लिखा, बल्कि कंजर्वेटिव पॉडकास्ट होस्ट माइकल सैवेज के शो की पूरी ट्रांसक्रिप्ट है, जिसे ट्रंप ने ज्यों का त्यों पोस्ट कर दिया। यह पोस्ट पूरी दुनिया में घूम रहा है, जिसमें कहा जा रहा है ट्रंप के बयान की निंदा प्रधानमंत्री को करनी चाहिए थी या फिर एस जयशंकर को। इन दोनों को ट्रंप के पोस्ट की कथित आलोचना की जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेनी चाहिए, ना कि रणधीर जायसवाल को मुसीबत में डालनी चाहिए। तब लीडरशिप यह नहीं होती कि आप किसी और को आगे कर वोटिंग करने चले जाएं। Second question. The second question is Donald Trump has endorsed a post. The post compares India and China as hellholes. What is the Indian government's response on the US president terming India in a derogatory manner? In regard to your second question, we have seen some reports. That is where I leave it. अव्वल तो यह कोई बयान ही नहीं कि हमने कुछ रिपोर्ट देखी है और बात यहीं खत्म करते हैं। कैसे खत्म हो जाएगी बात? जिस पोस्ट में ट्रंप भारत को नरक का गड्ढा कह रहे हैं, कम से कम उसकी कड़ी निंदा करनी चाहिए थी। जब रणधीर शुरू होंगे दोनों साइड्स की टेक्निकल टीम में, तब ये इश्यूज को टैकल किया जा सकता है। अभी जो सामने जो इशू है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का। जी तो लेकिन ये अभी तक के स्टैंड को अगर देखें तो ईरान की तरफ से भी अपने स्टैंड में कोई डाइल्यूशन तो हुआ नहीं, डाइल्यूट तो हुआ नहीं है। ईरान की तरफ से आज फिर बयान आया है कि भाई अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ने या न्यूक्लियर डस्ट जिसको बोलने लगे हैं ट्रंप, अमेरिका को सौंपने का कोई सवाल नहीं है और परमाणु मुद्दा हमारा निगोशिएशन के टेबल पर हमारे लिए मुद्दा नहीं है। तो फिर अगर ये कोई फ्रेमवर्क बनेगा भी तो उस फ्रेमवर्क का दायरा क्या होगा इसको लेकर, इसका मतलब अभी भी क्लैरिटी नहीं। जी हाँ दोस्तों, आप सबको ही पता है अमेरिका ने सीज़ फायर का ऐलान कर दिया है। करना पड़ा क्योंकि ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ हार्मोज का जो एक्सेस था वो ईरान के पास था और अब सब कुछ जो ये इजराइल ईरान हो रहा था ये अब निपट चुका है और अब ट्रंप पे भी हमला हो गया। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इम्पैक्ट दुनिया में गया है कि ट्रंप की लीडरशिप का, कि एक तरफ ईरान से हार अमेरिका की, दूसरी तरफ वाइट हाउस पे हमला, तो बहुत बड़ी बात है। तीसरी तरफ भारत को गड़िया रहा है कि भारत एक गड्ढों का देश है, ठीक है। और इस समय भारत की लीडरशिप का ना बोलना कहीं ना कहीं नपुंसकता यहाँ पे दिखाई दे रही है कि लगातार डोनाल्ड ट्रंप भारत को भला बुरा कह रहा है और शीर्ष लीडरशिप बीजेपी की चुप बैठी है। तो इसके बहुत से नतीजे हैं दोस्तों, ठीक है। क्या बीजेपी अमेरिका से डरती है या वो है अपनी सरकार बचाना चाह रही है? यानी अगर वो स्टेटमेंट देती है तो CIA की दखल देगी बीजेपी की सरकार गिराने में, तो इनको अपनी सरकार से, ठीक है। अब ना तो लेजराइज बोल रहा है, ठीक है। जो लेजराइज आपको सबको पता होगा, ठीक है, लेजराइज के बारे में। जो लेजराइज हमारे पास ये लेजराइज और किसी के पास नहीं है, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी में हुआ है। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है। फॉरेन पॉलिसी हमें नहीं समझ में आती, बट ये फॉरेन पॉलिसी तो नहीं है कि अमेरिका गड़िया रहा है और लेजराइज चुप है। तो इतना तो बच्चे को पता है, ठीक है, जितना जयशंकर को नहीं पता, ठीक है। आप डरते होंगे, भारत नहीं डरता।
इन घटिया लोगों से। ठीक है, भारत कभी नहीं झुका, पर आज इन लीडरशिप ने झुकाना पड़ा भारत का।